नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस बैंको कैरियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। प्यारे दोस्तों, अपन ने टॉपिक पढ़ रहे थे जलवायु और इस जलवायु या मानसून है, इस टॉपिक के बारे में हमने कुछ बातें है वो पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने की थी दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से अपन इसे जलवायु की जो आगे जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा आप इस वीडियो के साथ, देखना। दोस्तों पहले हमने शुरुआत की थी कि जलवायु या जो मानसून है, ये मानसून हमारे भारत में कौन सी कंडीशन में आता है, फिर वर्षा ऋतु के समय मानसून कहां से आएगा और शीत ऋतु के समय मानसून है वो कहां से आएगा। साथ के साथ दोस्तों मैंने आपके सामने राजस्थान के संदर्भ में भी बात करी और भारत के संदर्भ में भी बात करी थी, और साथ के साथ मैंने राजस्थान में जुलाई माह में और जनवरी माह में कुछ समदाब रेखा जो मिलीबार रेखा के रूप में चलती है उनके ऊपर पिछले वीडियो में चर्चा की थी। आज दोस्तों अपन बात करेंगे, कुछ जेट के बारे में हमने बात कर ली थी, अभी अपन पहले कुछ कटिबंध की बात करेंगे। कटिबंध की बात करेंगे कि ये जो कटिबंध का जो निर्माण होता है वो दोस्तों कैसे होता है। तो देखिएगा, देखिए सबसे पहले दोस्तों यहां पर हमारे सामने ये तो है संपूर्ण पृथ्वी का भाग, ये तो प्यारे दोस्तों आपके सामने ये है संपूर्ण पृथ्वी का भाग। और इस संपूर्ण पृथ्वी की बात करें तो संपूर्ण पृथ्वी पर आपके सामने जो स्थितियां निकल करके आएगी वो देखिएगा क्या क्या आएगी। देखो सबसे पहले ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच यहां पर रहेगी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है प्यारे दोस्तों, ये रेखा कहलाती है भूमध्य या विषुवत रेखा। क्या कहलाएगी प्यारे दोस्तों? विषुवत रेखा। अब इस 0 डिग्री से ऊपर आप देखें तो 0 डिग्री से ऊपर ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पर रहेगी 23.5 डिग्री, यानी दोस्तों यहां पर आपके सामने रहेगी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और इस 0 डिग्री से नीचे आपके सामने रहेगी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी यहां पर आपके सामने ये तो होगी कर्क रेखा और ये होगी प्यारे दोस्तों आपके सामने मकर रेखा। लेकिन दोस्तों जब हम बात करें 23.5 डिग्री से ऊपर, तो 23.5 डिग्री से ऊपर आपको मिलेगी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इस 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से नीचे यहां पर आपके सामने रहेगी, यहां पर प्यारे दोस्तों आपके सामने रहेगी 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये जो आपकी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है इसको आप प्यारे दोस्तों बोलेंगे आर्कटिक वृत्त। क्या बोलेंगे? आर्कटिक वृत्त। और इसको बोलेंगे आप अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त, ये अंटार्कटिक वृत्त है। उसके बाद में देखो प्यारे दोस्तों आपके सामने यहां पर रहेगी 90 डिग्री और यहां पर भी आपके सामने रहेगी 90 डिग्री, यानी ये आपके सामने 90 डिग्री है और ये भी आपके सामने 90 डिग्री है। तो ये जो 90 डिग्री है ये तो दोस्तों आपके सामने 90 डिग्री होगी उत्तरी अक्षांश, यानी इसको आप बोलेंगे प्यारे दोस्तों उत्तरी ध्रुव, और इसको बोलेंगे आप 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव।
अब यहां से अपन बात करेंगे कुछ कटिबंध की, कि कटिबंध कौन सा कटिबंध कौन सी अक्षांश के बीच में रहेगा, कौन सा कटिबंध है वो कौन सी अक्षांश के बीच में रहेगा। देखना प्यारे दोस्तों, जब आप यहां से इस 0 डिग्री से ऊपर कर्क रेखा और 0 डिग्री से नीचे मकर रेखा, इस वाले क्षेत्र को जब आप देखोगे तो यहां पर आपके सामने ये जो कटिबंध रहेगा प्यारे दोस्तों, ये जो आपके सामने कटिबंध रहेगा, ये कटिबंध आपके सामने पूरा किसका रहेगा, ये दोस्तों आपके सामने जो कटिबंध रहेगा ये तो रहेगा उष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध रहेगा, उष्ण कटिबंध। उसके बाद में प्यारे दोस्तों आगे चलें तो यहां पर हमारे पास में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उसके बाद में आपके 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इनके बीच में आप देखें तो यहां पर आपको जो कटिबंध मिलेगा वो मिलने वाला है आपके सामने उपोष्ण शीतोष्ण कटिबंध। प्यारे दोस्तों उपोष्ण शीतोष्ण कटिबंध आपको मिलेगा और उसके बाद में आपके सामने 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इनके बीच में ये जो कटिबंध आपको मिलेगा ये भी कौन सा कटिबंध रहेगा, तो प्यारे दोस्तों याद रखना उपोष्ण शीतोष्ण कटिबंध। उपोष्ण शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। ये वाला भाग आपके सामने उष्ण कटिबंध का है, कर्क से लेकर के मकर रेखा तक का भाग, यानी 0 डिग्री से ऊपर कर्क रेखा और 0 डिग्री से नीचे दोस्तों मकर रेखा, यानी 0 डिग्री से ऊपर कर्क रेखा और मकर रेखा, इनके बीच का जो कटिबंध रहेगा वो कटिबंध रहेगा उष्ण कटिबंध। और कर्क रेखा से ऊपर आपकी आर्कटिक वर्त तक उपोष्ण शीतोष्ण कटिबंध और मकर रेखा से नीचे आपका अंटार्कटिक वर्त है, वहां तक आपका उपोष्ण शीतोष्ण कटिबंध दोस्तों रहेगा। उसके बाद में देखना मित्रों आपके सामने यहां पर जो स्थिति आ रही है 66.5 डिग्री से लेकर के उत्तरी ध्रुव तक, यानी यहां पर आप देखें तो यहां पर हमारे पास में जो कटिबंध रहेगा वो कटिबंध कौन सा रहेगा, तो याद रखना है शीत कटिबंध। कौन सा कटिबंध रहेगा, शीत कटिबंध। और यहां पर 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक ये जो कटिबंध आपके सामने रहेगा ये भी कौन सा कटिबंध रहेगा, तो याद रखिए दोस्तों शीत कटिबंध। ये दोस्तों आपके सामने शीत कटिबंध रहेगा। तो इस प्रकार से आप कटिबंधों का कार्य है वो कर सकते, यानी कर्क रेखा है, मकर रेखा है, भूमध्य रेखा, आर्कटिक वर्त है, अंटार्कटिक वर्त है, उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है। तो आप मान के चलिएगा कि हमारी संपूर्ण पृथ्वी पर देखें तो 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इससे ऊपर कर्क रेखा और नीचे है मकर रेखा, इनके बीच में जो कटिबंध होगा वो उष्ण कटिबंध होगा। फिर आप कर्क रेखा से ऊपर आर्कटिक वर्त तक जाइए, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक जाइए, वहां आपको उपोष्ण शीतोष्ण कटिबंध मिलेगा। फिर प्यारे दोस्तों आप मकर रेखा से आप 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश आर्कटिक वर्त तक आएंगे तो यहाँ पर भी आपको उपोष्ण शीतोष्ण कटिबंध मिलेगा। फिर आर्कटिक वर्त से ऊपर उत्तरी ध्रुव है और अंटार्कटिक वर्त से नीचे दक्षिणी ध्रुव है, इनके बीच में जो कटिबंध होगा वो कटिबंध दोस्तों आपका शीत कटिबंध होगा। तो इस प्रकार से आप इनका प्रयोग है वो कर सकते हैं। समझ में आया दोस्तों? अगर समझ में आ रहा तो आप इसे वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपना सुझाव है वो अवश्य दें। ठीक है दोस्तों, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट है वो लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दे, शेयर करते रहिएगा साथ के साथ। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो आगे अपन बात करें
कि ये जो हमारे सामने स्थिति निकल करके आ रही थी हमारे मानसून जलवायु से संबंधित आ रही थी, अब यहां से आपके सामने भारत के संदर्भ में और राजस्थान के संदर्भ में प्रश्न करेगा कि सबसे पहले देखिए आपके सामने ये तो है हमारा भारत, ये हमारे सामने है भारत। देखिए दोस्तों, इस भारत की जब बात करें तो यहां पर हमारे भारत से देखिए कर्क रेखा गुजरती है, भारत से हमारी कर्क रेखा गुजरती है, यानी ये हमारे पास में भारत है और भारत के इधर मध्य से देखें तो यहां से हमारी कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है वो गुजरती है। इसके नीचे अपन देखें भारत के नीचे तो यहां पर हमारी भूमध्य रेखा है, हमारी भूमध्य रेखा। तो मैंने कहा कि भूमध्य रेखा से कर्क रेखा तक का भाग है, ये भाग हमारा कौन से कटिबंध में आएगा? तो प्यारे दोस्तों उष्ण कटिबंध में आएगा। और कर्क रेखा से लेकर के ऊपर आपके सामने 66.5 डिग्री तक यानी आर्कटिक वर्त तक, यानी आपके सामने जो कटिबंध रहेगा वो कटिबंध कौन सा रहेगा? तो यहां पर आपके सामने हो जाएगा उपोष्ण शीतोष्ण कटिबंध, ये उपोष्ण शीतोष्ण कटिबंध होगा। ऐसे अपन भारत के संदर्भ में देखें तो यहां पर भारत के संदर्भ में ये उष्ण कटिबंध, ये उपोष्ण शीतोष्ण कटिबंध। और यदि बात करें हम राजस्थान की तो प्यारे दोस्तों ये हमारे पास में देखो राजस्थान का मानचित्र, ये हमारे पास में प्यारे दोस्तों राजस्थान का मानचित्र है। और इसी मानचित्र में आप लोग देखें तो हमारी जो कर्क रेखा है वो कर्क रेखा हमारे राजस्थान के बिल्कुल देखिए दक्षिण से गुजरती है, यानी यहां पर आप देखें तो यहां से हमारी कर्क रेखा गुजरेगी, यानी ये हमारे पास में कर्क रेखा आती है जो राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। तो मैंने कहा कि कर्क रेखा से नीचे तक का जो भाग है 0 डिग्री से कर्क रेखा तक का भाग है, ये तो भाग हो जाएगा उष्ण कटिबंध। और कर्क रेखा से ऊपर तक का जो भाग है वो भाग हो जाएगा प्यारे दोस्तों आपका उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध, ये आपका शीतोष्ण कटिबंध रहेगा। इतनी चीज आपको याद करनी है, यानी भारत के संदर्भ में और राजस्थान के संदर्भ। कर लीजिए इसको भी क्लियर, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लिया दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट। अब देखिए यहां से हम बात करेंगे आगे इनकी और क्या क्या कंसेप्ट हमें पढ़ने को मिलेगी। तो देखिए दोस्तों आगे अपन बात करेंगे कि जलवायु या मानसून से संबंधित हमें और क्या क्या कंडीशन है वो पढ़ने को मिलेगी। देखिएगा अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की जलवायु है, राजस्थान की जलवायु है, इस राजस्थान के जलवायु प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया? तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों 5 भागों में बांटा गया, यानी राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया है। और 5 भागों की अगर हम चर्चा करें तो 5 भाग आपके सामने कौन कौन से रहेंगे? देखिएगा सबसे पहले आपके सामने ये राजस्थान का मानचित्र है, ये दोस्तों आपके सामने राजस्थान का मानचित्र। और इसी मानचित्र पर हम देखें कि ये 5 भाग आपके सामने कौन कौन से आते हैं। तो देखना ये राजस्थान है और इस राजस्थान में 5 जलवायु प्रदेशों को आप पढ़ोगे। तो सबसे पहला जलवायु प्रदेश आपके सामने ये रहेगा, उसके बाद में दूसरा भाग आपके सामने ये वाला रहेगा, तीसरा भाग आपके सामने ये वाला रहेगा, उसके बाद में चौथा भाग आपके सामने ये रहेगा और 5वां भाग ये रहेगा।
यानी सबसे पहला भाग आप देखें 1 नंबर, उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद 4 नंबर और उसके बाद में 5 नंबर। ठीक है, अब इन पांचों जलवायु प्रदेशों को पढ़ें तो यहां पर आपके सामने कौन कौन से रहेंगे। पहला रहेगा दोस्तों आपके सामने शुष्क जलवायु प्रदेश, पहला रहेगा शुष्क जलवायु प्रदेश। दूसरा दोस्तों आपके सामने रहेगा अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। उसके बाद में दोस्तों तीसरे जलवायु प्रदेश की बात करें तो तीसरा जलवायु प्रदेश आपके सामने कौन सा रहेगा, तो यहां पर तीसरा जलवायु प्रदेश रहेगा आपके सामने उप आर्द्र, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। उसके बाद में चौथा जो पार्ट आपके सामने रहेगा वो दोस्तों कौन सा रहेगा, तो यहां पर चौथा पार्ट आपके सामने चलेगा आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश। उसके बाद में पांचवा जो पार्ट आपके सामने चलेगा वो दोस्तों आपके सामने कौन सा रहेगा, ये पांचवा जलवायु प्रदेश जो आपके सामने रहेगा अति आर्द्र, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। इस प्रकार से दोस्तों आपके सामने 5 जलवायु प्रदेश है, शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उपार्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। ये 5 प्रकार आपके सामने है, तो याद रखिएगा ये 5 प्रकार। उसके बाद में दोस्तों आगे अपन बात करें तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि शुष्क जलवायु प्रदेश को अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश से अलग करने वाली आपके सामने एक झील मिलेगी जिसका नाम होगा प्यारे दोस्तों पंचपदरा झील। दोस्तों पंचपदरा झील है, ये झील आपकी बालोतरा में है और बालोतरा है ये हमारे राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। कौन से जिले में है, बाड़मेर जिले में। यानी राजस्थान के शुष्क जलवायु प्रदेश को अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश से अलग करने वाली झील कौन सी है, पंचपदरा झील है। अब इन 5 जलवायु प्रदेशों में अगर हम वर्षा की स्थिति देखें तो कौन से जलवायु प्रदेश में कितनी कितनी वर्षा की प्राप्ति है वो होगी, तो देखना प्यारे दोस्तों। सबसे पहले अपन शुष्क जलवायु प्रदेश की बात करें तो यहां पर जो वर्षा की प्राप्ति होगी वो आपके सामने 0 से लेकर के 20 सेमी वर्षा है वो होगी। उसके बाद में अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश की बात करें तो यहां पर वर्षा की प्राप्ति है वो आपके सामने कितनी होगी, 20 से लेकर के 40 सेमी तक हो पाएगी। उसके बाद में उपार्द्र जलवायु प्रदेश की बात करें तो प्यारे दोस्तों यहां पर आपके सामने जो वर्षा की प्राप्ति होगी वो कितनी हो जाएगी, 40 से लेकर के 60 सेमी तक हो जाएगी। फिर देखिए दोस्तों आर्द्र जलवायु प्रदेश है, यहां पर अगर हम वर्षा की प्राप्ति देखें तो यहां वर्षा की प्राप्ति है वो कितनी हो जाएगी, 60 से 80 सेमी तक आपके सामने रहेगी। फिर देखिए प्यारे दोस्तों अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में अगर हम वर्षा की प्राप्ति देखें तो यहां वर्षा की प्राप्ति दोस्तों 80 से लेकर के आपके सामने 110 सेमी तक वर्षा है वो यहां रहेगी, या फिर ये कह सकते हैं यहां पर 80 से अधिक
80 से अधिक सेमी यहाँ पर वर्षा की प्राप्ति है वो रहेगी। तो इतनी चीजें दोस्तों हमने यहां से पढ़ी है। सबसे पहले मैंने राजस्थान की ये जो जलवायु प्रदेश है इनको अलग अलग भागों में बांटा, 5 भागों में, शुष्क, अर्धशुष्क, उपार्द्र, आर्द्र, अति आर्द्र। यहां वर्षा की प्राप्ति आप देख रहे हैं कितनी कितनी सेमी हो रही है। पंचपदरा झील जो बालोतरा बाड़मेर में वो शुष्क जलवायु प्रदेश को अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश से अलग करती। अभी तक हमने दोस्तों यहां से देखी ये चीजें पढ़ी कि सबसे पहले आपके सामने मैंने कुछ कटिबंध बताए जिसमें 0 डिग्री से ऊपर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में उष्ण कटिबंध, कर्क रेखा से ऊपर आर्कटिक वर्त तक आपका उपोष्ण शीतोष्ण कटिबंध है, मकर रेखा से अंटार्कटिक वर्त तक आपका उपोष्ण शीतोष्ण कटिबंध है, और आर्कटिक वर्त से उत्तरी ध्रुव तक आपका शीत कटिबंध है, और अंटार्कटिक वर्त से दक्षिणी ध्रुव तक आपका शीत कटिबंध है। इस आधार पर प्यारे दोस्तों हमने यहां से कुछ कटिबंध निकाले भारत के संदर्भ में कि भारत हमारा कर्क रेखा से ऊपर वाला भाग उपोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में आता है, कर्क रेखा से नीचे वाला हिस्सा हमारा उष्ण कटिबंध में आता है। राजस्थान का कर्क रेखा से ऊपर वाला भाग हमारा उपोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में, कुछ भाग आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा का उष्ण कटिबंध में आता है। फिर देखिए दोस्तों राजस्थान के जलवायु प्रदेशों की चर्चा अभी हमने कर ली कि आपके सामने शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, उपार्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। यहाँ वर्षा की प्राप्ति याद रखिएगा 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से अधिक। और पंचपदरा झील इससे शुष्क जलवायु प्रदेश को अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश से अलग करती है। दोस्तों यहां से हमारी एक 25 सेमी समवर्षा रेखा है वो चलती है, 25 सेमी समवर्षा रेखा। ये 25 सेमी समवर्षा रेखा हमारे मरुस्थल को, जो हमारे राजस्थान का उत्तर पश्चिम जो मरुस्थल है, इस मरुस्थल को भी देखिए 2 भागों में अलग करती है, जिसमें एक भाग शुष्क मरुस्थल का और एक आपका अर्ध शुष्क मरुस्थल का रहेगा। तो इतनी चर्चा आप यहां से कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों और वीडियो को शेयर करिएगा। हो गया। चलिए आगे बात करूंगा कि जो मानसून है, इस मानसून से संबंधित एक व्यक्ति हुए हैं कॉपेन महोदय, और इस कॉपेन का आपसे जलवायु वर्गीकरण है वो पूछा जाता है। तो दोस्तों कॉपेन के अनुसार अगर हम जलवायु प्रदेशों की बात करें, दोस्तों आपके सामने कॉपेन का जलवायु वर्गीकरण, कॉपेन का जलवायु वर्गीकरण दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये कॉपेन का जलवायु वर्गीकरण। ध्यान दीजिएगा कॉपेन का जलवायु वर्गीकरण। इस कॉपेन महोदय की बात करें तो कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण से देखिए क्या क्या कंडीशन निकलेगी, क्या क्या यहां से स्थितियां निकलेगी। देखिए कॉपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है दोस्तों, कॉपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है, इस वर्गीकरण को बोला जाता है कॉपेन गिग्गरपाल वर्गीकरण। कॉपेन गिग्गरपाल वर्गीकरण के नाम से पुकारा जाता है। अब दोस्तों ये जो कॉपेन है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि ये कॉपेन जो है ये कहां का व्यक्ति था, तो याद रखिएगा ये जर्मनी का था। कहां का था? जर्मनी का था। और इस कॉपेन का पूरा नाम था दोस्तों व्लादिमीर कॉपेन। क्या था? व्लादिमीर कॉपेन। यानी कॉपेन का पूरा नाम व्लादिमीर कॉपेन था। ठीक है। और इसी कॉपेन का दोस्तों आपके सामने शिष्य, कॉपेन का शिष्य कौन था? तो याद रखना है गिग्गरपाल। इनका शिष्य कौन था? गिग्गरपाल था।
दोस्तों कॉपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। कॉपेन का जलवायु वर्गीकरण है, इसको कॉपेन गिग्गरपाल वर्गीकरण कहा जाता है। कॉपेन ये जर्मनी का था और कॉपेन का पूरा नाम व्लादिमीर कॉपेन था और इनका शिष्य था गिग्गरपाल। ठीक है, तो इस गिग्गरपाल और कॉपेन के वर्गीकरण को मिलाकर के इसको दोस्तों क्या नाम दे दिया, कॉपेन गिग्गरपाल वर्गीकरण नाम है वो दे दिया। अब इस कॉपेन महोदय ने दोस्तों क्या किया, इन्होंने सबसे पहले यानी आपके सामने सर्वप्रथम ये वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। कब, तो याद रखना 1900 ईस्वी, यानी 1900 ईस्वी में कॉपेन महोदय ने अपने सबसे पहले इस जलवायु वर्गीकरण को प्रस्तुत किया था। लेकिन दोस्तों इसके बाद में क्या हुआ कि कॉपेन महोदय ने सबसे पहले ये वर्गीकरण प्रस्तुत तो कर दिया 1900 ईस्वी में, लेकिन उसके बाद में इन्होंने क्या कर दिया, इसमें संशोधन कर दिया। क्या कर दिया, संशोधन कर दिया। और संशोधन करने के बाद में जो संशोधित वर्गीकरण है, संशोधित वर्गीकरण, ये वर्गीकरण इन्होंने कब प्रस्तुत किया था, तो प्यारे दोस्तों याद रखिएगा संशोधित वर्गीकरण इन्होंने 1918 ईस्वी में 1918 ईस्वी में इन्होंने क्या कर दिया, प्रस्तुत कर दिया। लेकिन प्यारे दोस्तों ध्यान रखना कि कॉपेन महोदय ने जब ये पहली बार अपना ये वर्गीकरण प्रस्तुत किया था 1900 ईस्वी में, तो ये अपनी इस वर्गीकरण से संतुष्ट नहीं हुआ। जब संतुष्ट नहीं हुआ तो इन्होंने इसमें क्या कर दिया, संशोधन कर दिया। और संशोधन करने के बाद में इसको पुनः संशोधित करके और 1918 ईस्वी में प्रस्तुत कर दिया। प्रस्तुत करने के बाद में इन्होंने 1918 के बाद में इन्होंने पुनः संशोधित करके और 1936 ईस्वी में इन्होंने इस वर्गीकरण को पुनः प्रस्तुत कर दिया। यानी संशोधन करके 1918 में प्रस्तुत कर दिया और उसके बाद में 1936 ईस्वी में प्रस्तुत कर दिया। लेकिन दोस्तों कॉपेन के इस जलवायु वर्गीकरण में जो संशोधन करने के बाद में इन्होंने प्रस्तुत किया था, इस वर्गीकरण से ये जो संशोधित वर्गीकरण था, इससे ये जो आपका गिग्गरपाल था ये संतुष्ट ये भी नहीं हुआ, ये भी दोस्तों संतुष्ट नहीं हुआ। कौन है ये गिग्गरपाल, जो इस कॉपेन महोदय का प्रिय शिष्य था। इस प्रिय शिष्य ने क्या किया, कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण में पुनः संशोधन कर दिया और इन्होंने इसमें संशोधन करके इसको पहली बार कब प्रस्तुत कर दिया, 1953 ईस्वी में प्यारे दोस्तों प्रस्तुत कर दिया, प्रस्तुत कर दिया। यानी इसकी मेन जो कॉन्सेप्ट रहेगी वो क्या रहेगी, कॉपेन का जलवायु वर्गीकरण, जिसको कॉपेन गिग्गरपाल वर्गीकरण कहेंगे। और ये वर्गीकरण आप देखेंगे तो सबसे पहले कॉपेन के बारे में देखिए। ये कॉपेन है, ये जर्मनी का था, इसका पूरा नाम व्लादिमीर कॉपेन था। इनका शिष्य जो है वो गिग्गरपाल था, इसलिए इसके वर्गीकरण को कॉपेन गिग्गरपाल वर्गीकरण कहा गया। फिर कॉपेन महोदय ने सबसे पहले ये वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया, तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों सबसे पहले इन्होंने प्रस्तुत किया था 1900 ईस्वी में। उसके बाद में इसी कॉपेन ने इसमें क्या कर दिया, संशोधन कर दिया। और संशोधन करने के बाद में संशोधित वर्गीकरण कब प्रस्तुत कर दिया, कब प्रस्तुत कर दिया, तो याद रखना 1918 में प्रस्तुत कर दिया। उसके बाद में पुनः संशोधित करके 1936 ईस्वी में इसको पुनः प्रस्तुत कर दिया। लेकिन कॉपेन के इस जलवायु वर्गीकरण से आपका जो गिग्गरपाल है ये संतुष्ट नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ था, तो इन्होंने भी क्या कर दिया, इस गिग्गरपाल ने भी क्या कर दिया, इस कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण में संशोधन कर दिया। और संशोधन करने के बाद में कब प्रस्तुत कर दिया, 1953 में प्रस्तुत कर दिया। क्लियर है प्यारे दोस्तों इतनी बात? पहले बताइएगा कि इतनी बात आपके समझ में आई या नहीं आई। आशा करूंगा दोस्तों जो चीजें आप लोगों को पढ़ाई जा रही है वो सारी की सारी समझ में आ रही है। यदि समझ में आ रही है तो आप इस वीडियो को शेयर करेंगे
और लाइक का बटन है वो जरूर दबाएंगे। आगे चलते दोस्तों, इससे पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों इसका, और अपनी रजिस्टर में इनके नोट्स है वो आप साथ के साथ तैयार है वो करते रहे, क्योंकि दोस्तों ज्योग्राफी है वो आपके सामने डायग्रामों से चलती। कुछ बातें मैं आपको सीधी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जितना हो सके उतना आप डायग्राम से समझिएगा, आपकी हर एक कॉन्सेप्ट वो क्लियर होगी। चलिए दोस्तों आगे चलो, देखा अभी अपन बात करेंगे इसी कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण को आगे लेकर चलें। तो दोस्तों अपन के पास में जो प्रक्रिया चल रही है वो किसकी चल रही है? कॉपेन महोदय की, यानी हमारे पास में कॉपेन का जलवायु वर्गीकरण चल रहा है। कॉपेन का जलवायु वर्गीकरण, कॉपेन का जलवायु वर्गीकरण। दोस्तों इस कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण को जब आप पढ़ें, कॉपेन के इस जलवायु वर्गीकरण को प्यारे दोस्तों जब आप पढ़ें, तो इस कॉपेन महोदय ने जब अपने जलवायु वर्गीकरण का प्रयोग किया था, तो कॉपेन महोदय ने क्या किया? कुछ अंग्रेजी के छोटे बड़े अक्षरों का प्रयोग किया था। अंग्रेजी के आपके सामने कुछ छोटे बड़े अक्षरों का प्रयोग किया था, छोटे बड़े अक्षरों का प्रयोग है वो किया था, छोटे बड़े अक्षरों का प्रयोग किया। अब अंग्रेजी के कौन कौन से अक्षरों का प्रयोग किया था इन्होंने, और कुल कितने अक्षरों का प्रयोग किया था? तो प्यारे दोस्तों इन्होंने अंग्रेजी के लगभग आपके सामने 9 अक्षरों का प्रयोग किया था। कितने अक्षरों का प्रयोग किया प्यारे दोस्तों? 9 अक्षरों का प्रयोग किया। वो 9 अक्षर आपके सामने कौन कौन से रहे? तो देखिएगा, सबसे पहले इन 9 अक्षरों की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपके सामने इन्होंने लिया ए को। किसको लिया? ए को। ए के बाद में इन्होंने दूसरे नंबर पे दोस्तों लिया था किसको? बी को। उसके बाद में तीसरे नंबर पे दोस्तों इन्होंने लिया था सी को, और चौथे नंबर पे दोस्तों इन्होंने लिया था डी को। यानी 4 तो क्रम से ले लिए, ए बी सी और डी। उसके बाद में 5वें नंबर पे दोस्तों आपके सामने इन्होंने लिया था किसको? ई को। किसको ले लिया? ई को। उसके बाद में दोस्तों आगे चलें तो यहां पर हमारे पास में 5 के बाद में 6ठे नंबर पे देखें तो 6ठे नंबर पर, उसके बाद 7वें नंबर पर, उसके बाद में 8वें नंबर पर, और उसके बाद में 9वें नंबर पर इन्होंने और कौन से अक्षरों का प्रयोग वो किया? तो ए बी सी डी और ई। ई के बाद में दोस्तों इन्होंने लिया था किसको? एच को। किसको लिया था? एच को लिया था। और एच के बाद में प्यारे दोस्तों बात करें, एच के बाद में बात करें तो दोस्तों याद रखना किसको लिया? जी को। और जी के बाद में इन्होंने लिया था दोस्तों डब्ल्यू को, और डब्ल्यू के बाद में लिया था इन्होंने एस को। याद रखिएगा दोस्तों, ए बी सी डी ई, उसके बाद में आपका एच आएगा, जी आएगा, डब्ल्यू आएगा और एस आएगा। इन 9 अक्षरों का प्रयोग है वो कॉपेन महोदय ने अपने जलवायु वर्गीकरण में किया था। लेकिन दोस्तों यहां से आप देखें तो इन्होंने ए का जो अर्थ है वो ए का अर्थ इन्होंने क्या लिया? तो याद रखिएगा ए का अर्थ इन्होंने लिया अति आर्द्र। क्या लिया प्यारे दोस्तों? अति आर्द्र जलवायु। ए का मतलब लिया अति आर्द्र जलवायु। उसके बाद में बी का अर्थ इन्होंने क्या लिया? तो याद रखिएगा बालू या रेत की जलवायु। बालू या रेत की जलवायु। उसके बाद में सी का इन्होंने अर्थ लिया था, वो क्या लिया था दोस्तों? शीतोष्ण जलवायु। सी का मतलब लिया था शीतोष्ण जलवायु, यानी ए का अति आर्द्र, बी का बालू रेत, सी का शीतोष्ण। और दोस्तों डी का इन्होंने जो अर्थ लिया था वो अर्थ क्या लिया था? इन्होंने अल्प तापीय। क्या ले लिया? अल्प तापीय जलवायु। क्या ले लिया? अल्प तापीय जलवायु। और ई का अर्थ दोस्तों इन्होंने क्या लिया?
तो ए का दोस्तों अर्थ इन्होंने क्या ले लिया आपके सामने, ध्रुवीय जलवायु। ध्रुवीय जलवायु क्या ले लिया, ध्रुवीय जलवायु। उसके बाद में आपके सामने जो H है, इस H का अर्थ इन्होंने क्या लिया, तो दोस्तों H का मतलब इन्होंने लिया था आपके सामने गर्म जलवायु। क्या ले लिया, गर्म जलवायु। और जी का अर्थ इन्होंने क्या लिया, तो प्यारे दोस्तों जी का अर्थ इन्होंने लिया गर्मी की जलवायु। H का मतलब गर्म और जी का मतलब गर्मी। और उसके बाद में W का अर्थ इन्होंने प्यारे दोस्तों क्या लिया था, इसका अर्थ इन्होंने क्या लिया, तो W का अर्थ भी इन्होंने गर्म जलवायु से लिया था। किससे लिया, गर्म जलवायु से। S का मतलब इन्होंने कौन सी जलवायु से लिया दोस्तों, तो याद रखना स्टेपी जलवायु से। स्टेपी जलवायु बोल दीजिए, या दोस्तों आप इसको अर्ध शुष्क बोल दीजिए। क्या बोल दीजिएगा, अर्ध शुष्क, यानी स्टेपी जलवायु या अर्ध शुष्क जलवायु। यानी कॉपेन महोदय थे, इस कॉपेन महोदय ने क्या किया, कॉपेन महोदय ने क्या किया दोस्तों, सबसे पहले आप यहां से देखिएगा कि इन्होंने अंग्रेजी के कुछ छोटे बड़े 9 अक्षरों का प्रयोग किया था, जिसमें इन्होंने ए को लिया, बी को लिया, सी को लिया, डी को लिया, ई को लिया। उसके बाद में इन्होंने एच को लिया, जी को लिया, डब्ल्यू को लिया और एस को लिया। और इनका अलग अलग इन्होंने क्या दे दिया, अर्थ दे दिया। जैसे ए का अर्थ इन्होंने अति आर्द्र जलवायु दिया, बी का अर्थ इन्होंने बालू या रेत की जलवायु दे दिया, सी का मतलब इन्होंने शीतोष्ण जलवायु दे दिया और डी का मतलब इन्होंने अल्पतापीय जलवायु दे दिया और ई का मतलब इन्होंने ध्रुवीय जलवायु दे दिया और एच का मतलब इन्होंने गर्म जलवायु दे दिया, जी का मतलब इन्होंने गर्मी की जलवायु दे दी और डब्ल्यू का मतलब गर्म जलवायु और एस का मतलब स्टेपी जलवायु या अर्ध शुष्क जलवायु। यानी अर्ध शुष्क स्टेपी का मतलब दोस्तों आपके सामने आधा भाग गिल्ला और आधा भाग सूखा, आधा भाग गिल्ला और आधा भाग सूखा, वो अर्ध शुष्क स्टेपी है। तो ये इनके अर्थ इन्होंने दिए थे। तो इनका भी दोस्तों आप पहले स्क्रीनशॉट ले ले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों इनका। उसके बाद में इसकी मैं आगे और चर्चा करूंगा आप लोगों के सामने कि इनकी आने वाली जो आगे कॉन्सेप्ट है वो आपके सामने क्या क्या रहेगी। तो जल्दी से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया प्यारे दोस्तों स्क्रीनशॉट। उसके बाद में देखिए अपने अभी और चर्चा करेंगे कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण की, वो क्या क्या चीजें आपके सामने रहेगी। तो देखिएगा अभी हमारे पास में देखिए कॉपेन महोदय ने 9 अक्षरों का प्रयोग किया था। कॉपेन महोदय हैं, इन्होंने हमारे सामने देखिएगा कॉपेन महोदय हैं, इन्होंने देखिए क्या किया कि इन्होंने 9 अक्षरों का प्रयोग किया था। कॉपेन महोदय हैं, इस कॉपेन ने देखिए क्या किया, 9 अक्षरों का प्रयोग है वो किया था। और 9 अक्षर आपके सामने देखिए कौन कौन से थे। आपके सामने ए था, ए के बाद में बी था, उसके बाद सी था, सी के बाद डी था और डी के बाद में ई था, ई के बाद में एच था, एच के बाद में जी था, जी के बाद में डब्ल्यू था और डब्ल्यू के बाद में एस था। यही था। अब देखो दोस्तों इनके इन्होंने अलग अलग अर्थ भी दे दिए। यानी ए का अर्थ इन्होंने अलग दिया, बी का अर्थ अलग दिया, सी का अर्थ अलग दिया, डी का, ई का, एच का, जी का और डब्ल्यू का और एस का अलग अलग अर्थ दिए थे। अभी मैंने आपके सामने ये बातें रखी है कि ये 9 अक्षरों का प्रयोग किया था, ए बी सी डी ई और एच जी डब्ल्यू एस। इनका अलग अलग इन्होंने अर्थ दे रखा है। तो इन अर्थों के अलावा यहां से आपसे देखिए क्या क्या प्रश्न है वो करने वाला। तो प्यारे दोस्तों यहां से आपके सामने देखिए कॉपेन महोदय ने क्या किया कि ए और सी की जो जलवायु है दोस्तों, ए और सी की जलवायु है, ठीक है, ए व सी की जलवायु,
ए व सी की जलवायु, ए व सी की जलवायु का आधार ताप को माना। किसको माना दोस्तों? यानी कॉपेन महोदय ने ए और सी की जलवायु का आधार है वो किसको मान लिया? ताप को मान लिया। किसको मान लिया? ताप को माना। उसके बाद में कॉपेन महोदय ने क्या किया? बी की जलवायु का आधार, यानी दोस्तों बी की जलवायु का आधार किसको माना? तो याद रखिएगा बी की जलवायु का आधार, बी की जलवायु का आधार किसको माना? तो याद रखिएगा प्यारे मित्रों वर्षा को माना। यानी ए व सी की जलवायु का जो आधार है वो कॉपेन महोदय ने ताप को माना, और कॉपेन महोदय ने बी की जलवायु का आधार है वो किसको माना? वर्षा को माना। उसके बाद में दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि कॉपेन महोदय हैं, इस कॉपेन महोदय ने क्या किया कि जो आपके सामने डी और ई की जलवायु है, यानी दोस्तों डी और ई की जलवायु है, इसकी बात करें तो इसको हमारे राजस्थान में स्थान नहीं दिया, राजस्थान में स्थान नहीं दिया, स्थान नहीं दिया। यानी कॉपेन महोदय हैं, इस कॉपेन महोदय ने डी और ई की जलवायु का जो आधार है, डी और ई की जलवायु का जो आधार है वो आपके सामने राजस्थान में नहीं दिया, यानी राजस्थान में इसको स्थान ही नहीं दिया। अगर प्रश्न आपके सामने आ रहा हो कि कॉपेन महोदय ने कौन से अक्षर का प्रयोग हमारी राजस्थान की जलवायु में नहीं किया, तो कॉपेन ने राजस्थान में स्थान कौन सी जलवायु को नहीं दिया? एक तो आपके सामने आ जाएगी डी और एक आ जाएगा आपके सामने ई, यानी ई और डी की जलवायु को हमारे कॉपेन महोदय ने राजस्थान में स्थान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैंने देखी आपके सामने डी का जो अर्थ है दोस्तों, मैंने डी का जो अर्थ है वो तो अर्थ क्या दिया था? देखिए ए का अति आदर, बी का बालूरेत, सी का शीतोष्ण, डी का मतलब दिया था मैंने अल्लप तापीय। क्या अर्थ दिया था? अल्लप तापीय, अल्लप तापीय। और ई का अर्थ मैंने क्या दिया था? ध्रुवीय, यानी अल्लप तापीय जलवायु। और यहां पर आपकी आ जाएगी ध्रुवीय जलवायु। देखिएगा कॉपेन महोदय हैं, इन्होंने 9 अक्षरों का प्रयोग किया था, लेकिन इन्होंने क्या किया? ए और सी की जलवायु का आधार है वो तो किसको मान लिया? ताप को माना। और बी की जलवायु का आधार इन्होंने किसको मान लिया? वर्षा को मान लिया। लेकिन कॉपेन महोदय ने हमारे राजस्थान की जलवायु में डी और ए को स्थान नहीं दिया। अब डी का मतलब है अल्लप तापीय और ई का मतलब है ध्रुवीय। तो जो डी की जो जलवायु है इसका मतलब है अल्लप तापीय। हमारे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में तापमान की कमी नहीं है, तापमान हमारे राजस्थान में ज़्यादा रहता है। मैंने कहा कि राजस्थान में औसत जो तापमान है वो 38 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, लेकिन पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में जो तापमान है वो राजस्थान का 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा तापमान वाला जिला वो आपका चूरू है। जो वार्षिक तापांतर वाला जिला आपने पढ़ा वो भी आपका चूरू है। तो यानी तापमान है वो अल्लप नहीं है। अल्लप का मतलब होता है थोड़ा। अल्लप का मतलब दोस्तों क्या होता है? थोड़ा। तो थोड़ा तापमान नहीं है, बहुत तापमान है। फिर उसके बाद में ध्रुवीय जलवायु। दोस्तों ध्रुवीय जलवायु की बात जब अपन करें तो ध्रुव आपके सामने देखिए यहां है, यहां पर आपके सामने ये उत्तरी ध्रुव है और यहां पर आपका दक्षिणी ध्रुव है। तो इन ध्रुवों पर आपको एक प्रकार की जलवायु है वो मिलेगी। क्लियर है दोस्तों इतनी बात? ये सारी कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करते रहें,
सारी की सारी कंसेप्ट आप करते रहिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि कॉपेन महोदय ने ए और सी की जलवायु का आधार किसको माना, तो याद रखिएगा ताप को माना। बी की जलवायु का आधार किसको माना, वर्षा को माना। राजस्थान में कौन सी जलवायु को स्थान नहीं दिया कॉपेन ने, डी और ई की जलवायु को। ठीक है, ये चर्चा आपको यहां से ध्यान में रखनी है। उसके बाद में दोस्तों पहले आप इनका स्क्रीनशॉट है वो ले लें दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद में अपन इनकी आगे और चर्चा करेंगे कि यहाँ से और हमें क्या क्या प्रश्न है, वो किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले ले पहले। ले लिया दोस्तों स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बात करूंगा दोस्तों आपके सामने इसी कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण को लेकर के। देखिएगा, यानी कॉपेन का हम जलवायु वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। कॉपेन का जलवायु वर्गीकरण, कॉपेन का जलवायु वर्गीकरण। दोस्तों कॉपेन का जलवायु वर्गीकरण है, इसको वापस समझिएगा कि कॉपेन का जो जलवायु वर्गीकरण या कॉपेन गिग्गरपाल वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण आप देखोगे तो किस पर आधारित है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये कॉपेन का जलवायु वर्गीकरण है, ये केंडाल की वनस्पति पर आधारित है। केंडाल की वनस्पति पर आधारित है, यानी कॉपेन का जलवायु वर्गीकरण है वो केंडाल की वनस्पति पर आधारित है। केंडाल महोदय की वनस्पति है, इस पर आधारित है। ये बात ध्यान रखिएगा। प्रश्न आपसे पूछेगा कि कॉपेन का जलवायु वर्गीकरण है वो किस पर आधारित है, तो केंडाल की वनस्पति पर आधारित है। इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना कि कॉपेन का जलवायु वर्गीकरण किस पर आधारित है, तो वनस्पति पर आधारित है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि कॉपेन ने ए और सी की जलवायु का जो आधार है वो ताप को रख लिया, और बी की जलवायु का आधार इन्होंने वर्षा को रख लिया। इतनी बात क्लियर होगी। उसके बाद में कॉपेन महोदय ने इन सारे अक्षरों का प्रयोग करते हुए हमारे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कॉपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण को कितने भागों में बांट दिया, 4 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया, 4 भागों में प्यारे दोस्तों बांट दिया। अब वो 4 भाग आपके सामने देखिए कौन कौन से आएंगे। तो सबसे पहला जो भाग है, सबसे पहला जो दोस्तों आपके सामने भाग है वो भाग चलेगा BWHW। उसके बाद में प्यारे दोस्तों दूसरा भाग आपके सामने चलेगा BSHW, BSHW। उसके बाद में तीसरा जो भाग है ये दोस्तों आपके सामने रखा CWG, और चौथा भाग इन्होंने रख दिया AW। यानी कॉपेन महोदय ने अपनी जलवायु वर्गीकरण को राजस्थान में कितने भागों में बांट दिया, 4 भागों में बांट दिया। वो 4 भाग आपके सामने कौन कौन से चल रहे हैं। सबसे पहला चल रहा है BWHW, दूसरा चल रहा है आपके सामने BSHW, तीसरा दोस्तों चल रहा है CWG, और उसके बाद में चल रहा आपके सामने AW। यानी BWHW, BSHW, CWG और AW। अब आप एक चीज देखिएगा कि कॉपेन महोदय हैं, इन कॉपेन महोदय ने कितने अक्षर लिए थे, 9 अक्षर, A, B, C, D और E। उसके बाद में H, G, W और S। यानी यहां पर आपके सामने देखिए 1, 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 4, उसके बाद में 5, उसके बाद 6, उसके बाद में 7 और उसके बाद में 8, उसके बाद में 9।
ये 9 अक्षर लिए थे। अब इन 9 अक्षरों में आप यहां देखिएगा, इसमें इन्होंने ए को रख लिया, ए को रखा, ये रहा। बी को भी इन्होंने रखा है, ये बी रहा। उसके बाद में इन्होंने सी को देखिए, सी को यहां पर रखा है, यानी ए भी रख दिया, सी भी रख दिया, और उसके अलावा हमारे पास में बी भी रख दिया। उसके बाद में देखिए डी, डी को इसमें रखा क्या, कहीं ना कहीं पर लिखा क्या डी, यानी डी को हमारे राजस्थान की जलवायु में स्थान नहीं दिया। ई है इसमें, ए बी सी डी, और उसके बाद में ई, ई को यहां पर स्थान दे रखा गया, ई को, तो ई को भी स्थान नहीं दिया है। उसके बाद में देखिए एच, एच है वो आपके सामने यहां पर आ रहा है, एच को स्थान दे दिया। उसके बाद में जी, जी को भी स्थान दे दिया, यहां पर एच भी आ गया, जी भी आ गया। उसके बाद में देखो डब्लू, ये आपके सामने डब्लू आ गया, और उसके बाद में आपका चलेगा एस, ये एस भी आ गया। तो यानी हर एक एक अक्षर को इन्होंने रखा है, केवल किसको स्थान नहीं दिया, डी और ए की जलवायु को राजस्थान में स्थान इन्होंने नहीं दिया। क्लियर होगी बात। अब देखो प्यारे दोस्तों, जब अपन यहां से बात करें, जब यहां से अपन बात करें कि ये जो 4 पार्ट इन्होंने दिए थे, इन चारों पार्टों को अगर हमारे राजस्थान के मानचित्र पर रखें तो इनकी क्या क्या स्थिति कहां कहां रहेगी। तो दोस्तों देखिएगा, ये हमारे पास में राजस्थान का मानचित्र, ये दोस्तों हमारे पास में राजस्थान का मानचित्र है। अब इस राजस्थान में कौन सा क्षेत्र BWHW के अंतर्गत रखा, कौन सा BSHW के अंतर्गत रखा, कौन सा CWG के अंतर्गत, कौन सा AW के अंतर्गत रखा। देखो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने पहला जो भाग चलेगा, वो पहला भाग आपके सामने यहां से ले लीजिए, ये पहला भाग, ठीक है। और इस पहले भाग के बाद में दूसरा भाग अगर आप देखना चाहें तो यहां से दूसरा भाग वो यहां से क्लियर कर लीजिएगा, ये दूसरा भाग। उसके बाद में तीसरे भाग की बात करें तो तीसरा भाग आपके सामने दोस्तों यहां से चल जाएगा, ये। यानी दोस्तों अभी आप देखें तो यहां पर हमारे पास में 4 पार्ट बन चुके हैं। इन 4 पार्टों में से अगर आप देखोगे तो सबसे पहले ये वाला जो क्षेत्र रहेगा, ये तो रहेगा BWHW, और दूसरा रहेगा आपके सामने BSHW, और तीसरा रहेगा आपके सामने CWG, और चौथा रहेगा आपके सामने AW। यानी BWHW, BSHW, CWG और AW। अब यहां पर आपको देखने वाली चीज ये है कि प्यारे दोस्तों जो BWHW है, इसका नाम इन्होंने क्या दिया, तब तो याद रखना है आपको, शुष्क उष्ण कटिबंधीय जलवायु, यानी इसका नाम दे दिया शुष्क उष्ण कटिबंधीय जलवायु, ठीक है। शुष्क उष्ण कटिबंधीय जलवायु, या यहाँ पर आप मरुस्थल का प्रयोग वो भी कर सकते हैं, शुष्क मरुस्थलीय उष्ण कटिबंधीय जलवायु। और दूसरा भाग इन्होंने क्या दिया, दूसरे भाग का नाम दोस्तों इन्होंने क्या रख दिया, अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। और तीसरे पार्ट का दोस्तों नाम इन्होंने क्या दे दिया, तीसरे पार्ट का नाम इन्होंने दे दिया दोस्तों आपके सामने क्या, उप आर्द्र, उप आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश, ये उप आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। और चौथे पार्ट का नाम इन्होंने प्यारे दोस्तों क्या दे दिया, इनका नाम इन्होंने दे दिया शुष्क, एक मिनट,
चौथा जो पार्ट आपके सामने है दोस्तों, इस चौथे पार्ट का इन्होंने नाम क्या दे दिया, यहां पर दे दिया आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु। यानी 4 पार्ट दिए इन्होंने, BW, HW, BSHW, CWG और AW। और इसमें इन्होंने क्या कर दिया, वर्षा का निर्धारण है वो भी कर दिया। किसका निर्धारण कर दिया प्यारे दोस्तों, वर्षा का निर्धारण है वो कर दिया। यानी BW, HW यहां पर वर्षा की प्राप्ति है वो तो दोस्तों कितनी रहेगी, 20 सेमी रहेगी। कितनी रहेगी, 20 सेमी रहेगी। और यहाँ पर आपके सामने जो BSHW है, यहाँ पर वर्षा की प्राप्ति आप देखेंगे तो यहाँ पर वर्षा की प्राप्ति कितनी हो जाएगी, 20 से 40 सेमी। कितनी रहेगी, 20 से 40 सेमी। उसके बाद में आपके सामने जो CWG है, यहाँ पर वर्षा की प्राप्ति दोस्तों रहेगी 40 से लेकर के 80 सेमी। और यहाँ पर AW में वर्षा की प्राप्ति रहेगी 80 से अधिक, 80 से अधिक ये वर्षा की प्राप्ति इन्होंने बता दी। इस प्रकार से दोस्तों कॉपेन का ये जलवायु वर्गीकरण है। इसी वर्गीकरण के आधार पर यानी एक टिवार्थी नाम का व्यक्ति जिन्होंने भी आपके सामने कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण का इन्होंने एक प्रारूप है वो वहां से ले लिया। यानी उसमें इन्होंने क्या कर दिया, जो आपके सामने कॉपेन के अलावा जो टिवार्थी है, टिवार्थी, इस टिवार्थी ने BWHW की जगह पर इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने BWH कर दिया। और दूसरा इन्होंने क्या कर दिया, BSH कर दिया, BSH कर दिया। और तीसरा इन्होंने CWG की जगह पर क्या कर दिया, CAW कर दिया। और चौथा पार्ट इन्होंने क्या रख दिया, AW रख दिया। यानी सेम इन्होंने इसी की कॉपी कर ली टिवार्थी ने। तो ये है दोस्तों आपके सामने इंडियन ज्योग्राफी के हिसाब से, राजस्थान ज्योग्राफी के हिसाब से जो मानसून का टॉपिक है, जलवायु का टॉपिक, क्लाइमेट है, ये आपके सामने मैंने पूरी विशेषता आप लोगों के सामने रखी है, जिसमें राजस्थान की जलवायु भी कंप्लीट है और भारत की जलवायु है वो भी कंप्लीट है। और साथ में मैंने विश्व के संदर्भ में भी जो कंडीशन निकल करके आई थी वो भी मैंने आप लोगों के सामने रखी है। तो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से अपन इतनी ही चर्चा करेंगे क्योंकि टॉपिक हमारा समाप्त हो गया है। और अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में एक अलग टॉपिक लेकर के आएंगे जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो दोस्तों बने रहेगा आप इस प्लेटफॉर्म के साथ में, लगातार आपको ऐसे वीडियो है वो मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों।